एम्स क्रैक हो गया, अगला पीजीआई क्रैक हो गया, जिपमर निकाला, तो इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही थी? मे बी थोड़ा अंदर से भी था, उस एरिया का बेस्ट बनना है. तीनों अटेंड करे आपने, क्या डिफरेंस लगा तीनों में? So AIMS gives you a more all-round development, but better doctors would be made in Chipmar and PGI. सो रूमेटोलॉजी की बात करी जाए तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस ब्रांच? जिसको नाइट ड्यूटीज़ नहीं चाहिए, जिसको इमरजेंसीज नहीं चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा ब्रांच है. एआई हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट रूमेटोलॉजी? So sir, AI is not going to affect any branch. It has affected branches. आपका कोई ऐसा मोमेंट अपने सीनियर के साथ यू थॉट ये तो टॉक्सिसिटी मैक्स हो चुका है? There have been arm pulling, arm twisting, ऐसी चीज़ें चलती. गाली देना तो बहुत ही कॉमन है. एंड पेशेंट केयर पहले, एकेडमिक सेकंड, ऐसा नहीं होना चाहिए? कि हमको डिफरेंट तरीके के पेशेंट देखना है, यही पेशेंट पड़ा हुआ है, हम क्या ही सीख रहे हैं, वो वाली चीज़ें भी होती है. एक रूमेटोलॉजिस्ट कितना कमा लेते हैं हमारे देश के अंदर इमीडिएटली आफ्टर लेट्स सपोज डूइंग डीएम 10 years down the line and 20 years down the line? Hey guys, welcome to the Nachiket Bhatia show. Today we have a very special guest, an amazing person, one of the most intelligent doctors I've ever seen. He got rank 8 in AIMS MBBS. He got rank 27 in his MD exam and rank 3 in his DM prep. He has done his MBBS from AIMS, his MD pediatrics from PGI Chandigarh, and his DM rheumatology in Jipmar, Puducherry. Imagine how much knowledge he has, that he has seen all the top institutes of our country and yet he remains so humble. He has ventured into health tech, AI. He's passionate about AI. He knows what is going to happen in India in next 10 years, how medicine shall be affected by AI, and how doctors need to be ready to combat AI and make a great relationship. Let's put our hands together and let's welcome Dr. Vishnu Kaneru. Welcome Dr. Vishnu to the Nachiket Bhatia show. थैंक यू सर, प्लेजर. Dr. Vishnu, you have an illustrious career. I won't say a career, I won't say that whenever you sat for an exam, you always targeted a single digit rank. And you have done your whole journey from AIMS, PGI, JIPMER, all the best central institutes of the country. So tell me about that journey. How did you enter into the field of medicine? सर आई थिंक टर्निंग पॉइंट फॉर मी वाज एंटरिंग एम्स. ऑब्वियसली उसके पहले मेहनत थी बहुत, लाइक फैमिली की तरफ से, खुद की तरफ से. बट एक बार जब एम्स में बच्चा आता है, 16-17 साल का बच्चा, उसके लिए इट चेंजेस लाइफ अलॉट. तो जब एक एलेशन होता है, एट द सेम टाइम वो जब देखता है कुछ सराउंडिंग में सारे ही टॉपर हैं. वो खुद टॉपर था अपने गली मोहल्ले का, बट अब वो देख रहा है सारे ही टॉपर हैं. तो वहाँ पे उसका एक मतलब दुनिया हिल जाती है. बट एट द सेम टाइम उसकी नॉर्मल सी भी थोड़ी बदल जाती है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे एम्स के जब यूजी थे, वो जो हमारे यूजी के बैचेस थे, वो लोग नीट पीजी देते ही नहीं थे. अब ये है तो मतलब आई वुड नॉट रिकमेंडेड टू एनीवन, फूलिश बात है, क्योंकि लॉट ऑफ ब्रांचेस, सर्जिकल ब्रांचेस, वो है तो बाहर ही अच्छे. पेरिफेरल कॉलेज में वे बेटर दैन एम्स, बट स्टिल दे आर लाइक उसी में जाना है, या एम्स में है तो INI में ही जाना है. तो एक नॉर्मल सी, थोड़ा नॉट टू ब्रैग और सो, बट नॉर्मल सी बढ़ जाती है कि अब हमको INI में रहना है. तो उस हिसाब से एक बार एम्स में गए, फिर था कि एम्स या PGI में ही जाना है. फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम एम्स, PGI, जिपमर तीनों हो गए. तीनों हो गए तो मतलब आप इतनी आसानी से कह देते हो तीनों हो गए. अच्छा ये बताओ कि दैट व्हाट इंस्पायर्ड यू टू वर्क हार्डर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम? बिकॉज सो मेनी पीपल आई नो, एंड ऑफ कोर्स एक दिमाग में आ ही जाता है, एम्स क्रैक हो गया, अगला पीजीआई क्रैक हो गया, तो कहते ठीक है सब सेट तो है, क्या करनी है तीसरी मेहनत? आपने फिर डीएम के लिए मेहनत करी, जिपमर निकाला, तो इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही थी? अब अंदर से ही होगा सर अब एक बार आप करते हो, एक जिप PGI जाते हो, फिर देखते हो कि यहाँ पे बेस्ट क्या है, क्या कर सकता हूँ, व्हाट मोर आई कैन डू. कि मतलब बाकी लोग कर रहे हैं, पीडियाट्रिक्स कर ली, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? आप बोल सकते हो इट वाज द एनवायरनमेंट. एट द सेम टाइम मे बी थोड़ा अंदर से भी था कि उस एरिया का बेस्ट बनना है. तो वन थिंग लेड टू अनदर, एंड ऑब्वियसली उसमें भी आई वुड से कि INI आई टारगेटेड इन SS की फिर से PGI या AIMS या जिपमर करना है. तो ऐसे हो गया. एम्स, पीजीआई, जिपमर तीनों अटेंड करे आपने, क्या डिफरेंस लगा तीनों में? सर एम्स इज़ अ लॉट ऑफ बेस्ट इन क्लास माइंडसेट, कि वहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनको ऐसा है कि उस एरिया का बेस्ट बनना है.
अब बहुत बार एरोगेंस भी आ जाती है इसमें, उन लोगों को इग्नोर मारते हैं. बट द गुड थिंग इज कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वेदर इट बी रिसर्च, वेदर इट बी पेशेंट केयर, वेदर इट बी प्राइवेट भी, आगे जाके भी आप देखोगे तो वो वाला माइंडसेट है. पीजीआई में आप देखो तो इट इज़ वेरी मच पेशेंट सेंट्रिक. तो अब वो ऐसा हो गया है क्योंकि वहाँ पे जो भी पेशेंट आता है एक बार आता है, बिना सोचे आता है, फिर वो जाता नहीं है. एम्स के पास वीएमएमसी है तो थोड़े पेशेंट उधर भेज दिए जाते हैं. तमिलनाडु में जिपमर के अलावा बहुत अच्छा है हेल्थ केयर, तो वहाँ पे भी हो जाता है. बट पीजीआई के पास ऐसा कोई चारा नहीं है. तो वहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो, फैकल्टी हो, एवरीबडी इज पेशेंट फर्स्ट, रूल सेकंड, रेसिडेंट तो चलो लास्ट ही मान लो. तो इतना ज़्यादा पेशेंट सेंट्रिक हो जाता है. फिर जिपमर की बात करें, यहाँ पे रूल्स हैं, तो डिपार्टमेंटल रूल्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हो, वहाँ पे कुछ भी लिख दिया पेपर पे तो वो होना ही है, उसी हिसाब से होना है. वर्क आवर्स वाले रूल्स नहीं देखेंगे, बट बाकी जो भी रूल्स हैं वो जैसा है वैसे ही होना है. अब उसके अलावा इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, टू बी ऑनेस्ट. जैसे एम्स में देखता हूँ दिल्ली ब्रिंग्स आउट अ लॉट, लाइक इट ग्रोज यू अ लॉट, तो द एक्सपोजर यू गेट. एट द सेम टाइम मैं जिपमर का यूजी से जब बात करता हूँ, देर सो सिंसियर. तो आप मेरे से पूछोगे तो मे बी जिपमर के यूजी विल मेक बेटर डॉक्टर्स दैन एम्स के यूजीज, आई वुड से दैट. बट एट द सेम टाइम जो एम्स में एक्सपोजर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इवन फॉर मी, आई कुड have a one-on-one talk with Dr. Roman Saini sir, who was the founder of an academy. So ऐसा exposure मिलता है एम्स में. So एम्स gives you a more all-round development, but better doctors would be made in जिपमर and PGI. तीनों में सबसे फेवरेट कौन सा लगा? फेवरेट तो सर यूजी कॉलेज ही होता है. एम्स दिल्ली था, मैं डेलाइट भी हूँ, एक हाफ आई वाज बीन इन दिल्ली, तो ऑब्वियसली एम्स दिल्ली. आपको एम्स में पीजी के टाइम पे आपको एम्स में भी ब्रांच मिल रही थी, पीडियाट्रिक्स नहीं मिल रही थी, Yeah. और आपको पीजीआई में पीडियाट्रिक्स मिली. या सो ब्रांच ओवर कॉलेज या कॉलेज ओवर ब्रांच? सर एम्स के लिए बहुत मुश्किल है बोलना कि ब्रांच ओवर कॉलेज, बिकॉज एम्स वाज लाइक अ होम टू मी. बट इट आई चोज ब्रेन ओवर हार्ट, एंड ब्रांच इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉलेज. सो दैट वे आई डिड चूज पीडियाट्रिक्स. एंड इन जनरल मैं बोलूँगा कि it's not like the college doesn't matter, especially abhi I'm talking to corporate hospitals, what they need, what they don't. Definitely the college matters, but branch is like what you're doing through your 8 hours of the day, so you can't ignore that at all. College ek step aage aata hai, firstly it is always the branch. So I would say that's what has to be followed generally. जब आप पीजीआई गए, सो आपका एज अ JR1 कैसा एक्सपीरियंस था? सच सच बताना बिल्कुल. सच सर इट वॉज लाइक फर्स्ट 3 months वर स्पेशली टॉर्चरस. वहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि वंस यू गेट देयर स्टार्टिंग डे से ही सैम्पलिंग आ जाए, वो भी बच्चों का. तो इट वॉज वेरी वेरी टफ फॉर मी. एंड आई मीन आई वेंट इन विथ वेरी, मतलब एक्सपेक्ट किया था कि बहुत टफ होगा, और था बहुत टफ. मे बी इट वॉज मच मोर टफ देन दैट. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सीनियर्स. एक बार अगर ठीक सीनियर मिल जाए ठीक है, बट अगर गंदा सीनियर मिल जाए, ऊपर से इतना हेक्टिक काम, तो लाइक बहुत ही गंदा हो जाता है. एंड रेगुलरली देर यूज टू बी 8 ड्यूटीज़ पर मंथ. तो और पोस्ट ड्यूटी ऑफ नहीं होता वहाँ पे. तो 36 आवर ड्यूटी बोलते हैं. 36 तो क्या मतलब 44 आवर ड्यूटी कंटिन्यूस 8 बार महीने में करना. इट्स आई मीन नॉट इनह्यूमन ही बोलूँगा मैं. तो इट्स लाइक दैट. एंड यू पीडियाट्रिक्स में क्या होता है, इट्स नॉट लाइक मेडिसिन और सर्जरी जहाँ पे आप सिर्फ फर्स्ट ईयर में करते हो, क्योंकि बच्चे हैं, like they are kids, so the senior you get, the more responsibilities you get. So it's almost divided across those 3 years. So 3 years of hardship is much tougher than medicine वगैरह में first 2 years या first year ही होता है काफ़ी जगह. तो it's 3 years of proper hard run. So as a JR1, what was your typical day like? Typical day, if especially I'll take you to the worst part of things first. अगर emergency की बात करें तो नाइट ड्यूटीज़ और डे ड्यूटीज़ इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली ऑल्टरनेट. तो नाइट ड्यूटीज़ इट यूज टू बी स्टार्टिंग एट 9 PM to 12 PM, मतलब आफ्टरनून का 12. एंड डे ड्यूटीज़ वुड स्टार्ट एट 9 एंड गो अप टू 12 AM. तो इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 15 hour ड्यूटीज़. बट द थिंग इज 15 hour ड्यूटी सुनने में ठीक लगता है अगर आप बैठ रहे हो 5 मिनट, उसमें बैठने का टाइम नहीं मिलता. और अगर आपको 15 घंटे में ख़त्म करना है तो यू हैव टू रन थ्रू आउट दोज 15 घंटे. मतलब अच्छी बात है वेट लॉस हो जाता था, बट बाकी तो मतलब आप सोच लो ये चीज़ें चलती हैं पूरा महीना. 2 ऑफ मिलते हैं, वो भी 2 ऑफ. आई हियर कि आजकल वो 2 ऑफ भी नहीं मिल रहे, 1.5 ऑफ ही मिल रहा है. मतलब चेंज ओवर वाला ऑफ और बाकी 2 ही ऑफ पूरा महीने चल रहा है ये. It's I mean very very difficult. And
एक बार हो गया, नाउ आई एम लाइक रिलीव्ड कि वो वाला चीज़ अब आई कैन लुक बैक एंड जस्ट टॉक अबाउट इट. बट जब वो हो रहा था, एंड दिस इमरजेंसी मेडिसिन वाला पोस्टिंग हैपेंस अराउंड ऑलमोस्ट एन ईयर ऑफ दोज 3 years. इसके अलावा भी वार्ड भी होता था. वार्ड में भी इट्स नॉट वेरी कूल, इट्स 12 hours. द थिंग इज दीज 12 hours ऑफ कंप्लीट रनिंग, ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक मिल गया, लंच में ब्रेक मिल गया. It's like that. So almost at least 2 years of very hectic work. सीनियर्स कैसे थे? Seniors were like, depends sir. अब मैं obviously it is, you have to say it कि most of them were toxic. अब ये toxicity जो है, it might not be ingrained from them, वो आता है ऊपर से percolate होता है. जैसे मैंने बोला patient first mentality है. अब इतने सारे patient है, वो करना ही है, faculty भी ऐसी है, उनके अलग pressure होते हैं कि department का नाम होना है, second रहना है. एम्स तो first होता है, तो PGI पे second तो रहना ही है. उसके लिए they have to meet certain numbers. इतने patient admit होने हैं, इतने patient discharge होने हैं, turnover इतना होना है, इमरजेंसी में इतने एडमिशन्स होने हैं, इतने कम डेथ्स होने हैं. अगर ये सारे जितने नंबर, एक और बात भी है, जैसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जितने नंबर्स बढ़ेंगे, जितने नंबर्स बेटर होंगे, उतना फंड एलोकेट होता है उनको फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. तो अगर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैज़ टू परफॉर्म वेल बिकॉज दे आर रिव्यूड लेटर, तब देयर नंबर्स शुड बी वेल. एंड दोज नंबर्स जो हम कॉर्पोरेट में बात करते हैं, टारगेट्स मीट करो, टारगेट्स मीट करो, जबकि उतना हो ना हो आई डोंट नो, बट गवर्नमेंट में भी टारगेट्स हैं. एंड दोज टारगेट्स का प्रेशर कम्स ऑन टू द जूनियर रेसिडेंट. दिस इज नॉट टॉक्ड अबाउट मच. तो ये जूनियर रेसिडेंट्स के जो टारगेट्स रख रहे हैं, उसके बारे में बात होनी चाहिए. एंड दैट इम्पैक्ट्स द मेंटल हेल्थ, दैट इम्पैक्ट्स द फिजिकल हेल्थ. एंड मेनी टाइम्स आई हैव सीन JRs लीव देयर ब्रांच ऑफ चॉइस, शिफ्ट द इंस्टीट्यूट. मतलब PGI से वो ब्रांच छोड़ देंगे, मान लो पीडियाट्रिक्स ही है, पीडियाट्रिक्स से ब्रांच छोड़ देंगे वहाँ से, और वो दूसरे पेरिफेरल कॉलेज में जाके पीडियाट्रिक्स उठाएंगे. इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में, इतने अच्छे ब्रांच को, अ स्टूडेंट हैज़ टू लीव इट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस एंड देन गो टू another college which has a little bit lesser training, but just because of these reasons he has to shift. So that's how it is. गवर्नमेंट में टारगेट होते ही मैंने पहली बार सुना है. एग्जैक्टली ये भी मैंने तब देखा था जब मैं आई वेंट टू वन ऑफ दिस रिव्यू मीटिंग्स इन द डिपार्टमेंट्स, एंड देन आई सॉ कि जो आई मीन जो भी मतलब MOA, आई डोंट नो द डेजिग्नेशन, बट जो भी द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग होते हैं, दे स्क्रूटिनाइज द डिपार्टमेंटल हेड्स, सेइंग कि आपके नंबर्स तो बढ़ नहीं रहे, आपके ये क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एडमिशंस, नंबर ऑफ टर्नओवर तो बढ़ नहीं रहा. अगर आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा, देन व्हाई डू यू नीड दीज एक्स्ट्रा बेड्स, व्हाई डू यू नीड एन एक्स्ट्रा सीनियर रेसिडेंट, व्हाई डू यू नीड एन एक्स्ट्रा फैकल्टी पोस्ट. एंड ऑब्वियसली एवरी डिपार्टमेंट का जो HOD होता है, ही विल वॉन्ट टू हैव अ बिगर डिपार्टमेंट, ही विल वॉन्ट टू हैव मोर resources allocated to him. And how will those resources get allocated? Only when these numbers improve, only when it is shown that there's a lot of work happening on the in the department. And all of that, the brunt is borne by the junior residents and some cases senior residents. So that's how it works. It's difficult. ये सब उतना बात नहीं होता बाहर कि क्यों इतना काम हो रहा है. So it's not so simple. चाहते तो faculty could have been more lenient, but that impacts them in a different way. And that's how all this hectic and toxic ये सब जो बढ़ता है. Most of the doctors are not good at planning. और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए I have created this planner. Plan your day, plan your goals and execute them on a daily basis. ये मत सोचो कि रैंक 1 आनी है. ये सोचो कि आज के दिन पे मुझे कितने टेस्ट देने हैं, मुझे कितने MCQ मार्क करने हैं और मुझे कितनी वीडियोस देखनी है. रैंक 1 तभी पॉसिबल है जब 365 दिन आप अपने गोल्स अचीव कर पाओ. इसको एक बार यूज करके देखो एंड गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक. Is it really that helpful? सो एज अ JR क्या आपको बहुत सटली बोला जाता है और दे आर वेरी ब्लंट कि आपको इतने नंबर करने हैं इस महीने? नहीं, आई वुडंट से कि नंबर बोला जाता है, बट इट इज़ इनडायरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक पेशेंट है, वो मिड केयर भी कभी कभी बोलते हैं इसको डिस्चार्ज करना है, तो उस टाइम पे इट इज़ ऑल इनडायरेक्ट. फैकल्टी बोलती है सीनियर रेसिडेंट को कि तुम डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे इसको. सीनियर अब वो अपने दिमाग में है कि उसको टर्नओवर बढ़ाना है, इतना टर्नओवर रखना है, वो बोलता नहीं है. सीनियर रेसिडेंट को यही बोलेंगे कि तुम डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे. सीनियर रेसिडेंट जूनियर रेसिडेंट को बोलता है कि अभी के अभी डिस्चार्ज करो, रात के 10-11 बज रहे हैं, नहीं अभी के अभी डिस्चार्ज बनाओ, डिस्चार्ज समरी बनाओ, डिस्चार्ज समरी करेक्ट कराओ. सीनियर रेसिडेंट का भी टॉक्सिसिटी, मतलब उसको भी हेक्टिक है, बट वही ऊपर से परकोलेट आ रहा है जस्ट बिकॉज दीज चर्निंग आउट हैज़ टू बी डन. मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स हैज़ टू बी शोन पर मंथ. मंथली रिव्यूज बनते हैं, वीकली रिव्यूज बनते हैं, इवेंचुअली एनुअल रिव्यू बन के दैट इज प्रेजेंटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन. तो कभी आपने कुछ गलत होते हुए देखा?
हॉस्पिटल के अंदर? नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज अ फाइनेंशियल टारगेट पर से. दिस इज more of an administrative target just so that more resources are allocated. Personally I don't think जैसे कॉरपोरेट में बोलते हैं कि इतना टारगेट मीट होना है तो ऐसे कर इतने इन्वेस्टिगेशन करना है, वैसा आई हैव नॉट सीन डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली बहुत होता है. जैसे मैंने आपको बोला प्रीमेच्योर डिस्चार्जेस, this is why is a patient being discharged before the care is complete. That is because the turnover is to be increased. So ऐसी चीज़ें होती हैं. Isn't that wrong? Basically we are हम लोग पेशेंट केयर को ऑन द बैक सीट रख कर अपने आप को पेशेंट फर्स्ट इंस्टीट्यूट बता रहे हैं. एंड में तो है तो फाइनेंसेस ही ना, फंड ज़्यादा मिलेगा तो हो सकता है ऑन द टॉप लेयर को भी थोड़ा सा क्या कहते हैं मिठाई मिल जाए. तो क्या ऐसा भी हो रहा है वहाँ पे? Probably, sir. It could happen, but the thing is, at the end of the day, I agree. Patient care, though, it is getting impacted in a negative way, and at the same time, it is. I mean, if I stood on the other side of things, they might say कि हमको और भी patient तो देखने हैं, और भी patient numbers करने हैं, और भी patients को treat करना है. But I have seen कि कभी-कभी a very sick patient or a sick patient who has improved to a moderate degree, they are discharged, and a very less sick patient is taken. तो इनडायरेक्टली वो तो एक इट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस, बिकॉज आप उसको और थोड़ा रहने देते और थोड़ा इंप्रूव होने देते तो वो मतलब घूम फिर के वही वापस आ जाता है, कुछ दिन बाद वही इमरजेंसी में दिखता है. तो ऐसी चीज़ें वी कैन अवॉइड. अब वो कितना उस रीज़न से हो रहा है या इस रीज़न से हो रहा है कि दे वांट टर्नओवर बिकॉज दे वांट मोर एकेडमिक स्टिमुलेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट गो ऑन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज अ डॉक्टर दे वांट ज़्यादा पेशेंट देखे. वो भी है, इट्स काइंड ऑफ एन एकेडमिक चीज़, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, इट्स एन एकेडमिक इंसेंटिव कि हमको डिफरेंट तरीके के पेशेंट देखना है, यही पेशेंट पड़ा हुआ है, हम क्या ही सीख रहे हैं, वो वाली चीज़ें भी होती है. बट पेशेंट केयर पहले, एकेडमिक सेकंड, ऐसा नहीं होना चाहिए? होता है सर, बट ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू पील द लेयर्स ऑफ द ऑनियन एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ शोकेस कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं. डिड यू सी एवर इन द इमरजेंसी की मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए दे शिफ्टेड द पेशेंट दे न्यू was going to meet its end? मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए नॉट इन पीजीआई, बट आई वुड से कि इट इज़ कॉमन कि वार्ड्स में इमीडिएटली जैसे ही थोड़ा सिक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा डिपार्टमेंट है वेयर यूजुअली देर आर नो मोर्टेलिटीज़. अब वो चाहता है कि वो क्लीन शीट रहे, जो क्लीन शीट जो ऐसे बोलते हैं, तो क्लीन शीट रहने के लिए वो इमीडिएटली पहले से ही आईसीयू में शिफ्ट करता है. अब उसके वजह से क्या होता है, आईसीयू को भी और सिक पेशेंट्स देखने हैं. प्रॉबली इफ दिस पेशेंट वाज नॉट फोर्स्ड इनटू दैट आईसीयू, एक ज़्यादा सिक पेशेंट लेते, बट वो कभी कभी नहीं हो पाता बिकॉज अ वेरी कूल डिपार्टमेंट भी शिफ्ट करना चाहता है एक पेशेंट, उसके वजह से आईसीयू बर्डन में मिसमैच हो जाता है. आपका कोई ऐसा मोमेंट अपने सीनियर के साथ जब यू थॉट कि ये तो टॉक्सिसिटी मैक्स हो चुका है, अब ऐसा कौन सा मोमेंट आया? आया सर, डेफिनेटली आया, एंड इट्स नॉट मतलब आई पर्सनली मैंने बेयर कर लिया, बट द थिंग वाज कि बच्चे का सैंपल नहीं निकल रहा था मेरे से. अब ऑब्वियसली वो अर्ली डेज थे, फर्स्ट सेकेंड मंथ था, एक हेमैट का पेशेंट था जो उसके ऑलरेडी बहुत प्रिक्स हो चुके होते हैं, वेन मिलता ही नहीं है. अब मुझे नहीं मिल रहा वो वेन, अब सीनियर बोल रहे हैं कि करो, नहीं तुम ट्राई करो. अब मैं बच्चे को भी कितना प्रिक करूं, मेरे लिए तो ठीक है मैं ट्राई कर लूंगा, अब मैं बच्चे को थोड़ी बार बार करूंगा. पेरेंट भी बोल रहे हैं कि क्या हो गया सर. अब मैं वो दैट वाज आई थिंक द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माय पीडियाट्रिक्स करियर, वेयर आई एम लाइक मैं बैठा हूँ पेशेंट के बगल में, मैं सोच रहा हूँ प्रिक करूँ या नहीं. अब मैं प्रिक करूँ तो बच्चे को अगर वेन है भी बाई चांस रप्चर हो सकता है, अब और वेन नहीं मिलेगा, एक सीनियर को भी वेन नहीं मिलेगा. एट द सेम टाइम मैं सोच रहा हूँ बच्चे को पेन भी हो रहा है, ऑलरेडी मैं इतना प्रिक कर चुका हूँ. तो दोज वर लाइक, और इट्स नॉट दैट एक ही बार हुआ है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल स्टेजेस ऑफ रेजिडेंसी में हुआ है इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि बच्चे को प्रिक करो 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 जब तक तुमको नहीं मिलेगा. आई मीन ये वो तो नहीं है ना, कोई मशीन तो नहीं है कि कोडिंग तो नहीं है कि करते रहो तुमको कभी क्रैक हो जाएगा. तो दैट वाज डेफिनेटली दोज वर द टफेस्ट मोमेंट्स. Was he just shouting on you or did he get violent also? There is physical violence in some departments, especially the surgical fields, but at least in our medicinal, my field नहीं था. But yeah, sir, shouting, demean करना, ये सब तो होता है. कैसे करते थे डीमी? तो कि तुम इतना भी नहीं आता, तुम क्या कर रहे हो, तुम एम्स के लोग ऐसे ही हो, तुम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि मतलब तुम नशा करके आते हो. आई मीन कुछ भी, मतलब कुछ भी, जस्ट टू डिमीन यू, जस्ट टू शो यू कि है ना, यू आर नॉट गुड इनफ.
ऑलरेडी सर इम्पोस्टर सिंड्रोम इज रियल. ऑलरेडी हम जब एक MBBS से MD में आते हैं ऑलरेडी हमको लग रहा होता है कि हमको कुछ नहीं आता. ऊपर से जब ये बोला जाता है कि है ना तुमको कुछ नहीं आता, इट ब्रिंग्स यू डाउन. और ऐसे मोमेंट्स में ही पीपल स्टार्ट लीविंग, थिंकिंग ऑफ लीविंग एंड थिंकिंग ऑफ वेरियस अदर नेगेटिव थॉट्स कम इनटू योर हेड. सर्जिकल ब्रांचेस में क्या होता है वहाँ पे, किस टाइप की वायलेंस होती है? सर्जिकल ब्रांचेस में एंड इवन इन सर्टन इंस्टीट्यूट्स लाइक आई वुड गो ऑन टू से कि जिप्पर में भी सर्टन मेडिसिनल ब्रांचेस में भी देर इज थिंग्स लाइक आर्म ट्विस्टिंग. देर इज थिंग लाइक पीछे से आके जोर से पिंच कर देगा कि ये क्या लिख रहा है. बंदा बेचारा मतलब वहाँ पे बैठ के नोट्स लिख रहा है, पीछे से आके सर पे मार रहे हैं कि तूने देखा नहीं अच्छे से. These are very common, and I mean very common in multiple institutes across the country. We see in news also, and even in PGI, in ortho, there have been incidents where there have been arm pulling, arm twisting. ऐसी चीज़ें चलती. गाली देना तो बहुत ही common है, and especially a male oriented branch, male dominant branch in terms of numbers. तो आप सोच ही सकते हो कि I mean ज़्यादा ही थोड़ा brash चीज़ें होती हैं सर्जिकल में. तो कभी लगा नहीं, छोड़ने का मन नहीं किया? पीडियाट्रिक्स में किया था सर मुझे. वही स्पेशली वो फेज़ जो था जब मुझे लगा कि मतलब मैं बहुत ही कम रोता हूँ, बट थ्रू माय MD ऐसा भी हुआ है कि मैं OPD से निकला या कहीं से निकला, फिर मैं बाथरूम में गया और रो रहा हूँ आधे एक घंटे, ऐसा भी हुआ है. बट हाँ सर, अब पता ही है, इट्स लाइक यू आर इन अ गुड इंस्टीट्यूट. अब तुम कर लो, आँख बंद करके फ़ोन पे टाइमर लगा लो 3 साल का और वेट करो कि ख़त्म हो जाएगा 3 साल. महीना काउंट करते थे हम तो, एक पोस्टिंग से एक पोस्टिंग. दैट इज़ हाउ इट गोज़. आप किसी टाइप के सीनियर थे अपने सेकंड ईयर में स्पेशली? सर मैं I would say I was okay. I know कि some people would have thought कि नहीं ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत irresponsible है, मेरे को बहुत काम दे रहा है, बट that's how things go. मतलब ऐसा है कि सीनियरिटी पीडियाट्रिक्स में मैं बोल रहा हूँ, सीनियरिटी बढ़ते बढ़ते फिजिकल काम कम होके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. नोट्स लिखना हो गया या फिर तुम्हारा एकेडमिक्स हो गया, थीसिस का काम हो गया, तो इट इज़ नॉट लाइक सेकेंड ईयर फ्री बैठा है, तो उसके भी और अलग हेडेक्स आ गए. तो वो चीज़ें ही विल पुट इट और सम अदर थिंग्स ही विल पुट इट ऑन टू द जूनियर्स. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू बी हार्श ऑन समवन एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सीनियर्स. मुझे लगता है कि ये सब इन इंस्टीट्यूट्स में जाकर इंसानियत तो मर जाती होगी अंदर से. डेफिनेटली सर, मतलब इंसानियत इन टर्म्स ऑफ बीइंग सॉफ्ट, इन टर्म्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, दोज थिंग्स आर दे गेट इरोडेड धीरे भाई धीरे, स्टेप बाय स्टेप दे गेट इरोडेड. स्पेशली पीडियाट्रिक्स में मुझे इसलिए, दैट इज़ वन रीज़न वाई आई शिफ्टेड फ्रॉम पीडियाट्रिक्स टू अडल्ट की तुम इतना मतलब सॉफ्ट होना चाहिए यहाँ पे और तुम सॉफ्ट नहीं हो पा रहे. तो आई वुड रैदर बी विथ अ अडल्ट पेशेंट वेयर इतना सफरिंग नहीं देखना पड़ रहा है. सो या ट्रू, लाइक इंसानियत धीरे धीरे इट गोज अवे. पीडियाट्रिक्स क्या ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जिन लोगों का इमोशनल क्वेश्चन कम होता है, 100% उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आई हैव सीन पीपल इमोशनल क्वेश्चन जिनका थोड़ा फ्रेजाइल होता है, यू कैन से, या दे आर मोर इमोशनली मतलब fragile, they end up leaving pediatrics first mortality meet पे. I've seen people who loved pediatrics, पूरे MBBS में first choice pediatrics first year से बोलते हैं, but जब पहला mortality meet आता है and they are scrutinized, directly बोलते हैं कि बच्चा तुम्हारे वजह से मरा है, directly बोलते हैं. तो उस पे they break and they leave the branch for something like a cool branch. Like I've seen real life examples where one of my juniors, she left pediatrics just because of this mortality meet and then she ended up taking radiology. So ऐसी चीज़ें happen and pediatrics में it's really tough. medicine में तो चलो बोला कि 60 साल का बंदा आपके वजह से मर गया, फिर भी मतलब थोड़ा सा कम दुख होगा, बट अगर आप बोल रहे हो कि बच्चा तुम्हारे वजह से मर गया, it hurts you deeply. And these are the people who are blaming you, these are your own seniors. कंसल्टेंट्स, अब मॉर्टेलिटी मीट होती है, उसमें बोलते हैं अब इतने सारे कामों में हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, इट्स जस्ट ह्यूमन. ऑब्वियसली द जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो सब कम होता है, इट्स ह्यूमन, समथिंग गेट्स मिस्ड, एंड वो छोटी चीज़ को पकड़ते हैं. ऑब्वियसली दे कैन कॉल इट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दे कॉल इट कि यार इसी चीज़ से सीखते हो, इसी चीज़ से तुम स्क्रूटनाइज होते हो, फेयर इनफ, बट एटलीस्ट इतना ब्लंटली मत बोलो. यू कैन बी सॉफ्ट about it, soft about exposing their possible flaws, about them improving, but ऐसे बोलना कि तुम्हारे वजह से मर गया, तुमने किया है, ये तुम्हारा ही mortality है, these things are I don't think they're forgivable. That's psychological warfare.
करेक्ट, मतलब या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और जो आई मीन जो मूवीज़ में भी बोलते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, ऐसी चीज़ें दे हैपन। कैसे मतलब रेजिडेंट्स कैसे सहते हैं इन सबको? आई थिंक सर कुछ तो कस्टम हो जाते हैं, कुछ तो बोलते हैं कि चलो ये ऐसा ही है, और वो इवेंचुअली दे टर्न अप इनटू सिमिलर इंडिविजुअल्स लेटर कि दिस इज द सिस्टम, जो सिस्टम में बन गए वो दे बिकम लाइक दैट। द अदर साइड ऑफ थिंग्स इज कि दे काउंट डेज, कि यार चलो ये तो टॉर्चर ही है, अब सह लेते हैं, कि काउंट करते फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर अपना देखेंगे। थर्ड इज कि मतलब छोड़ देते हैं, एंड दे एंड अप टेकिंग cooler branches, which is very common. मतलब there are so many stories where people have left medicine, people have left orthopedics, and they थोड़ा और देके they join derma, they join radio, etc. समटाइम्स आई फील फनी कि हमारे देश में इतने कॉलेजेस जो टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके अंदर ये सब हो रहा है, एंड देयर इज नोबडी टू लिसन, देयर इज नोबडी टू एक्ट ऑन इट, एंड एवरीथिंग इज जस्ट कंसिडर्ड कि ये तो लेगेसी है, चलता आ रहा है, हमने किया आपने भी करना है, और हर चीज़ का सिंपल सोल्यूशन यही है कि हमने किया आपने भी करना है। ये तो रूल बुक हो गया है सर कि, और ये चीज़ ऊपर से भी नहीं आती, ये हर लेवल पे चलते आता है। थर्ड ईयर सेकंड ईयर को बोलता है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर को बोलता है, फर्स्ट ईयर इंटर्न को समझाता है कि तू जब आएगा ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे ही करना है। तो वो ना एक अनसेड रूल बुक बन जाती है, और वो रूल बुक कोई चेंज नहीं करेगा। एक छोटी सी चीज़ अगर वो इम्प्रूव भी कर रहा है सिस्टम, सीनियर बोलेगा नहीं ये ऐसा ही हो रहा था, ऐसा ही होगा, ये बदलेगा नहीं। तो ये जो रूल बुक वाली अनसेड रूल बुक बन जाता है और उसके हिसाब से चलने वाली चीज़ है ना, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग अबाउट आर जो मतलब नॉट द एजुकेशन सिस्टम, जो ये सीनियरिटी हायरार्की सिस्टम है उसमें वर्स्ट है। कोई ऐसा इंसिडेंस या ऐसा कुछ होता हो पीजीआई के अंदर, जैसे मैमसी में होता है कि द JR1 हैज़ टू ट्रीट ऑल द डिपार्टमेंट मेंबर्स एवरी डे फॉर 365 डेज, तो ऐसा कुछ टॉक्सिक जो पीजीआई को लेकर यूनिक हो? ये ट्रीटमेंट और फाइनेंशियल चीज़ें नहीं देखी हैं सर मैंने, फॉर्चुनेटली पीजीआई और एम्स में नहीं होता ये, बट हाँ मतलब यूनिक चीज़ें तो मैंने ये चीज़ यूनिक चीज़ जो जिपमर में मैंने देखा है, एंड आई हैव सीन इट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो एक वन ऑफ द HODs इज़ अ साउथ इंडियन एंड ही इज़ अ तमिलियन। तो वहाँ पे जब मेरी एक फ्रेंड शी वॉज जॉइनिंग अ डिपार्टमेंट हु वॉज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, एंड वो सीधा बोलते कि तुम तो नॉर्थ इंडियन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ पे तुम ना पेशेंट से बात कर पाओगे ना तुम्हारा कुछ काउंसलिंग होगा, विच इज़ ओके, बट obviously she can learn. You don't need to say it on their face on the first day. So I mean, so discouraging for a student who has just cracked one of the toughest exams and she's coming to join a good department, and you say कि तुम तो यहाँ क्यों आए हो, और वो भी demeaning on the basis of region. So this was something that was something that I didn't hear otherwise. एंड दिस वॉज लाइक बहुत गंदा प्रेसिडेंट सेट करता है कि अब कोई अच्छा बच्चा नॉर्थ इंडियन वो भी सोचे ऐसे कुछ सुन के कि यार ऐसा भी हो रहा है क्या, मतलब। तो ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, एंड होपफुली दे विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर, बट इवन वो जो प्रेसिडेंट है ना कि इतना गंदा है करंट सिचुएशन कि इम्प्रूव भी हो जाए पता नहीं कब अच्छा बन जाएगा, ऐसे वाला है। आपके डीएम की बात करते हैं, कब सोचा आपने कि आपको रूमैट की तरफ इंटरेस्ट है? Because considering the fact that you did MD pediatrics, choosing DM rheumat is a little bit of a unusual action. क्या लगा आपको? तो ये थोड़ा आपको अजीब लग सकता है सर, जब मेरे को याद है हमने इंटरव्यू किया था जब मेरा पीजी निकला था, पीडियाट्रिक्स ज्वाइन करने वाला था, तभी मैंने पूछ लिया था मेरे सीनियर्स से जो रूमैट कर रहे थे, कोइंसिडेंटली जो जिपमर में ही रूमैट कर रहे थे उनसे ही पूछा था कि सर कैसा है ब्रांच, एंड दे वर ऑल्सो शॉक्ड कि ये बंदा अभी MD ज्वाइन नहीं किया है, अभी ये पूछ रहा है कि रूमैट कैसा है, क्या स्कोप है एंड ऑल। तो दैट वाज व्हेन आई chose, it was when I thought I had a great interest, and luckily that interest had stayed till now. तो उस टाइम पे अदर थिंग इज कि मिड ईयर एग्जाम था, तो somebody might ask कि मेडिसिन क्यों नहीं लिया, DNB क्यों नहीं किया, तो मिड ईयर एग्जाम था, नीट वाज 6 months अवे, और हमको पता ही है NB कब एग्जाम करेगा, कब काउंसलिंग करेगा, नो आइडिया। सो आई जस्ट वेंट थ्रू, उस टाइम INI भी नहीं होता था, इट वाज अ सेपरेट एग्जाम, सो आई गॉट इट इन PGI एंड आई वेंट थ्रू दैट। तो फिर रूमैट में इंटरेस्ट कैसे आया? रूमैट में सर, रूमैट ये मत कहना कि अंदर से था। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको देख देख के आदमी को इंटरेस्ट आता है अंदर से, तो ऐसा क्या था आपको?
नहीं, आई एम अ थोड़ा सा फ्री बर्ड बंदा हूँ मैं, मेरे को थोड़ा चिल लाइफ पसंद है एंड इट्स समथिंग दैट ऑफर्स ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस. नॉट कि मुझे बहुत रेस्ट करना है, बट मुझे हॉबीज हैं, वो प्रोडक्टिव हॉबीज हो या मस्ती वाले हॉबीज हो, एंड आई नीड टाइम फॉर दैट. सो दैट इज वन रीजन व्हाई आई चोज रूमैट अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ थिंग्स. एंड आई थिंक रूमैट में जो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ टाइम मिलता है, एनर्जी मिलता है, उसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हो. सो दैट इज वेयर आई चोज रूमैट. जिपमर कैसा था? हाउ वाज योर जिपमर जर्नी एज अ JR1? JR1 सर सैम्पलिंग करनी पड़ती है एज अ सीनियर रेसिडेंट. तो आप इंटर्नशिप में सैम्पलिंग करते हो, आप JR-शिप में 3 साल कम से कम 1 घंटा डेली तो करते ही हो सैम्पलिंग. ऊपर से आप जब सीनियर रेसिडेंट बन के भी आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, तो दैट इज अ लिटिल बिट, यू नो, इट डजंट फील गुड. बट अदरवाइज दैट वाज द वर्स्ट पार्ट. अदरवाइज एज आई सेड, आप कार्डियो, ऑन्को, इनसे कंपेयर नहीं कर सकते. ये तो फिर वही बात है कि आप फिर से रेसिडेंसी कर रहे हो, फिर से 15-15 घंटा दे रहे हो. तो सुपर स्पेशलिटी, आई वुड से हुएवर इज डूइंग रेसिडेंसी, ये मत सोचना कि लाइट है. यस, एंडोक्रिनोलॉजी, रूमेटोलॉजी थोड़े बहुत लाइट है, एक्सेप्ट अगेन फर्स्ट ईयर इज वेरी बैड. तो अब सुपर स्पेशलिटी इज हेक्टिक, बट या रूमैट में इट इज कंसिडर्ड अमॉन्ग द लाइटर ब्रांचेस. तो लाइक एज अ JR1, व्हाट वाज योर टिपिकल डे लाइक? JR1 द 12 आवर्स हमारा रहता था, 7:30 to 7:30 और इवन 8:30. उसमें कंटिन्यूअली इट वाज वर्क. तो एक बात होती है कि आफ्टरनून में हमको टाइम मिल गया, वो नहीं होता था. सुबह जाते थे, सैम्पलिंग करते थे, पेशेंट देखते थे, नोट्स लिखते थे, फिर 8:30 बजे क्लास होती है, 9:30 बजे OPD जाओ. डेली OPD, संडे के अलावा रोज OPD होता है. दिस इज समथिंग दैट इज नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स. एक्चुअली OPD डेज होते हैं, हमारा डेली OPD होता था 9:30 से 1:30 बजे तक. फिर आधा घंटा या बहुत दिन थे जब मिलता ही नहीं टाइम, क्योंकि प्रोसीजर करना पड़ता है. उसके बाद रीनल बायोप्सी हो गया, नर्व बायोप्सी हो गया, ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं. और एक बार प्रोसीजर्स खत्म हो 3-4 बज जाते हैं, और बिकॉज द राउंड्स इज एट 5, आपको आके वापस देखना है सुबह का क्या रिपोर्ट आया है, सुबह का पेशेंट स्टेटस क्या है. सो ऑल दिस इज डन बाय JR1. दैट इज द प्रॉब्लम. तो आई सॉ कि कंपेयर टू PGI पीडियाट्रिक्स, जैसे मैंने बोला 3 साल काम रहता है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे बहुत ब्रंट रहता है. हियर यू आर डूइंग OPD, हियर यू आर डूइंग प्रोसीजर्स, हियर यू आर डूइंग द वार्ड वर्क. आके फिर राउंड्स देना है कंसल्टेंट्स को, फिर उसके बाद जो नए पेशेंट एडमिट होते हैं उस दिन के, वो देखने हैं 5:30 से 7:30 8. तो इट इज़ लाइक कंटिन्यूस भागम दौड़ी. अगर मैं 7:30 to 8:30 कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय मुझे बोल देता है कि यार ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं, मुझे पता है कि उसको 10:30 से 11 बजे ब्रेक है, उसका 1 से 2 लंच ब्रेक है, फिर 5-6 से चाय ब्रेक है. ये सब नहीं होता. 7:30 से 8:30 मतलब कंटिन्यूस 12 घंटे काम कम से कम. So what's the difference between super specialization in AIIMS and JIPMER? तो एम्स में सुपर स्पेशलाइजेशन में द पेशेंट्स विच कम, उनका जो केयर होता है दैट इज हाईएस्ट क्लास. जिपमर में भी इट इज़ ग्रेट, बट द सेम टाइम देर आर अदर अदर लिमिटेशंस. जैसे फैकल्टी का, द फैकल्टी नेम्स आर वेरी वेरी गुड. जिपमर में इट डिपेंड्स, वेरीज ऑन द डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. कभी कभी बिकॉज इट इज़ डाउन साउथ, द फैकल्टी डोंट प्रेफर टू कम टू जिपमर मच. तो वो वाला इशू रहता है जिपमर में. एट द सेम टाइम जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है, सर्जिकल हो, रोबोटिक हो, वो सारी चीज़ें एम्स में लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट मिलता है. So rheumatology की बात करी जाए तो what kind of person is best suited for this branch? सर रूमैट चिल ब्रांच है, तो जिसको नाइट ड्यूटीज़ नहीं चाहिए, जिसको इमरजेंसीज नहीं चाहिए, ऑन कॉल इमीडिएट नहीं जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा ब्रांच है. एट द सेम टाइम आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेडिसिन वाले जिनको मेडिसिन में ही रहना है. अब वो बाय फोर्स, बाय नेसेसिटी वो सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं. इफ वैसा मेंटालिटी हो, देन अगेन रूमैट इज़ अ वेरी गुड ब्रांच, क्योंकि इंटरनल मेडिसिन बेस्ड है वो, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट. और अगर किसी को हाउस MD बहुत पसंद है, शेरलॉक बहुत पसंद है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाला चीज़ है, वो अगेन इसमें अच्छा होता है. किसको नहीं लेना चाहिए, आई वुड से टेक, जिनको नहीं पसंद है. आई थिंक AI is coming in to the game, and रूमैट is going to be affected by AI. Among the medicinal branches, I think रूमैट is the first one to get affected by AI. तो टेक में अगर तुम आप एक जनरल यूजुअल कंसल्टेंट बनना चाहते हो, यू आर सेफ. बट इफ यू वांट टू मेक इट बिग, डेफिनेटली यू शुड बी इनटू टेक. देन इफ यू वांट इंस्टेंट पेशेंट ग्रेटिफिकेशन, सो रूमैट में थोड़ा टाइम लगता है. इट टेक्स 3 to 4 months फॉर द पेशेंट टू इम्प्रूव. अगर आपको चाहिए कि मैं स्टेंट डाल दूँ, पेशेंट ठीक हो जाए, वो नहीं होने वाला रूमैट में. And these are all the main. What's the current condition of rheumatology like? Rheumatology is definitely booming, sir. I think awareness is the word. आप 10 साल पहले एंडोक्रिनोलॉजी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. एंडोक्रिनोलॉजी वॉज नॉट नोन. मतलब पेशेंट्स को लगता था शुगर, डायबिटीज़ ये सब है, थायराइड है, ये मेडिसिन वाला देख लेगा.
फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला नहीं, स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक केयर मिलता है, एक्सपर्टीज मिलती है अगर आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाओ. अभी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इज लास्ट 5 years में इट्स द लाइक टॉप ब्रांच. वैसे ही रोमैट का भी इट्स कमिंग अप, स्पेशली क्योंकि सप्लाई कम है. ओनली 90 रोमेटोलॉजिस्ट पास आउट एवरी ईयर. बट एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स को रोमैट का अवेयरनेस बढ़ रहा है. कॉर्पोरेट्स, एवरी गुड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नीड्स एटलीस्ट 1 रोमेटोलॉजिस्ट, बट अवेलेबिलिटी उतना नहीं है. टायर 2 में तो देखो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप. सो इट्स अ डेफिनेटली एक्सपैंडिंग बूमिंग ब्रांच. AI, how it is going to affect rheumatology? So, sir, AI is not going to affect any branch. It has affected branches. अभी आप देखो, मैं अभी कोई भी हॉस्पिटल के बाहर जाओ, पेशेंट पहले से पढ़ के आता है, चैट जीपीटी में डाल देता है उसको ये प्रॉब्लम है, और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो चेक करता है कि ये डॉक्टर मेरा सही बोल रहा है. पहले क्या होता था, पहले गली मोहल्ले में पूछते थे, कभी फैमिली डॉक्टर से MBBS से बात कर लेते थे, गूगल कर लेते थे. गूगल तो फ्रेगमेंटेड इन्फॉर्मेशन देता है, अब तो रिलायबिलिटी भी कम ही है. अब चैट जीपीटी एक बहुत स्ट्रीमलाइंड इन्फॉर्मेशन देता है. बट पेशेंट का क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पेशेंट को क्या प्रॉम्प्ट देना है, किस सीक्वेंस में उसको बताना है, ये सब इन नॉलेज तो है नहीं. क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है. चैट जीपीटी तो 10 का लिस्ट दे देगा, उसमें से क्या पहले कराना है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट डॉक्टर को है. एंड दैट इज वन रीजन वाई डॉक्टर्स शुड लेवरेज AI टू इम्प्रूव देयर वर्क फ्लोज, टू फास्ट सीइंग पेशेंट्स. क्लिनिकल एफिकेसी बढ़ानी चाहिए, एरर्स कम करनी चाहिए. तो मैं सुनता हूँ सर कि लोग बोलते AI मेरे बोलते ही बोलते रिप्लेस कर देगा. रिप्लेस तो छोड़ दो वो वर्ड. रिप्लेस और एंट्री ऑफ AI इनटू हेल्थ टेक में 10-15 स्टेप है, और उन स्टेप्स को हमको यूज़ करना है. मतलब अभी सैम अल्टमैन का मैं देख रहा था एक कोट की, ही सेज कि AI विल डेफिनेटली लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड बट इन बिटवीन देन एंड नाउ देयर विल बी सम ग्रेट कंपनीज क्रिएटेड, एंड आई थिंक वी शुड क्रिएट दोज कंपनीज, एंड दैट्स व्हाट वी शुड गो टुवर्ड्स. So, अगर आपको टॉप 10 ब्रांचेस को लिस्ट करना हो, फॉर स्पेशली फॉर सुपर स्पेशलिटी इन मेडिसिन, हाउ डू यू रैंक ऑल दीज? In medicine super speciality, I would say कि among the top आएगा सर gastroenterology, because not just diagnostic, आप diagnostically भी कर सकते हो, but procedural, that will not go away, and it's also a quick procedure. So it's not like आप पूरा दिन दे रहे हो. So I would put gastroenterology on the top. Then I would put rheumatology and immunology, mainly because especially next 10 years में there is a thing called AI based, genomic based autoimmune care that you can give. कि हर बंदे का आप जीनोम को मैप करके you can create AI generated models and you can give precision medicine कि सिर्फ इस बंदे के लिए क्या ड्रग देना है मुझे. जेनेरिक ड्रग नहीं कि सबको स्टीरॉयड दे दो, इस बंदे के लिए क्या बेस्ट है. रोमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी. देन देयर इज कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, विच विल ऑलवेज स्टे. न्यूरोलॉजी विल इंक्रीज इवन मोर. न्यूरोसाइकियाट्री एंड all these हमको पता है what Elon Musk is doing with mind neuron thing, and so that will grow. And then I think then will come nephrology, hematology. The good thing is you get very early growth because the number of hematologists are very less. So this is what I would think. आपने दीपेंद्र गोयल का टेम्पल देखा है? हाँ देखा है सर. क्या ओपिनियन है आपका? आई थिंक मेरा आई सॉ दैट कि वो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पे लगा के दे आर मेजरिंग द ब्लड फ्लो. आई थिंक इट इज़ वेरी क्रूड. मुझे लगता है ठीक है, देर इज सम साइंटिफिक बेसिस, बट एज दे देमसेल्व्स सेड इट्स नॉट स्टिल पूरा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है. और मैंने ये भी देखा है कि अगर यहाँ पे रख रहे हो उससे अच्छा यहाँ पे रख लो, आपका इंटरनल कैरोटिड से मेजर हो जाएगा. यहाँ पे रखने से पूरा इंटरनल कैरोटिड से मेजर हो जाएगा आपका, और मोर कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि पूरे ब्रेन को क्या जा रहा है. ये तो बहुत ही छोटा आर्टरी है, तो ये तो मतलब आपको लाइक 1/10 या कुछ का आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. आई डोंट नो यहाँ पे क्यों रखा, मैं भी उसको दिखाना भी हो अच्छे से, यहाँ पे रखने से थोड़ा ज़्यादा कूल लगता हो. तो या we'll see how things go with that. I'm very interested. किसी काम का लगता है आपको? Temple, definitely sir, the idea is great. I mean that will get through. I think any variable जो है health wellness का जो variable है, it is going to improve things, but that's what I said कि उस artery पे it is not. I'm sure they'll modify it soon, very soon. And also I feel कि अगर eventually आपको और information चाहिए, you have to go a little bit invasive. वो तो बिल्कुल ही superficial है. अगर आप invasive चले जाओ और फिर possibly you take in a little bit sampling also, then it can be even more great.
हाँ, वो तो एक मेडिकल प्रोसीजर हो गया ना. अभी तो एक कमर्शियल ग्रेड बना के इसको सिर्फ बेचना चाह रहे हैं. वेरेबल, क्विक वेरेबल. आई थिंक वो राज चमानी के पॉडकास्ट पे भी Correct. he was just He wore it. it was a marketing stunt proper. Definitely, yeah. I think सुवरांकर का ट्वीट काफी चल गया इसके लिए. Correct. NDTV also quoted Yeah, him and NDTV everything. quoted him. Yeah. Crazy. अब आपने बात करी दी है तो हमारे पॉडकास्ट का सबसे क्या कहूँ मोस्ट इंट्रीग्ड क्वेश्चन है ये. एक रूमेटोलॉजिस्ट कितना कमा लेते हैं हमारे देश के अंदर immediately after let's suppose doing DM 10 years down the line and 20 years down the line? सर एक मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन अभी एक ट्विस्ट आया जो है 8th पे कमीशन. तो 8th पे कमीशन के बाद द पेज हैव इम्प्रूव्ड इन द गवर्नमेंट सेक्टर. असिस्टेंट प्रोफेसर्स आर गेटिंग, और मैं टैक्स हटा के बता रहा हूँ, एंड इंक्लूडिंग सर्टन इंसेंटिव्स NPA वगैरह मिला के 2.8 to 3 lakhs, विच इज़ गुड. मतलब अब आप एज अ रूमेटोलॉजिस्ट मैं दिल्ली में आऊँगा, बोलूँगा मेरे को प्रैक्टिस करना है, चांस हो कि कॉर्पोरेट में भी मुझे इतना ही मिले. बट एट द सेम टाइम टॉकिंग अ लिटिल बिट मोर इनटू टायर 2 वगैरह, तो मैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के ओनर के बेटे से बात कर रहा. इट्स अ बिग कॉर्पोरेट, मतलब स्टॉक मार्केट पे है वो. तो ही वाज लाइक कि तुम हैदराबाद मत आओ, आई वाज प्लानिंग टू गो टू हैदराबाद, तो हैदराबाद मत आओ, तुम टायर 2-3 में आ जाओ, विल पे यू वेरी वेल. तो मैं तो इनिशियली डिस्करेज हो गया. फिर मैंने पूछा धीरे धीरे कि सर मतलब क्या, व्हाट आर द नंबर्स, व्हाट डू यू, आई मीन व्हाट इज द पे एटसेट्रा. तो वो बोलते हैं कि इफ़ यू कम टू योर टायर 2 टायर 3 प्लेसेस, वी कैन इवन पे यू 80 LPA, विच इज़, एंड 2-3 years में if you're doing good for yourself, then it will go to 1 CR also, which is actually very good. But at the same time आप अगर हैदराबाद में ही हो, द थिंग इज फर्स्टली हैव टू वेट फॉर द डिमांड ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि रूमैट ऐसा ब्रांच नहीं है कार्डियो न्यूरो जैसे कि हर छोटे कॉर्पोरेट को चाहिए. इट इज समथिंग दैट एवरी बिग कॉर्पोरेट नीड्स, बट दो डिमांड अगर है देन दे पे यू वेल. इट्स अराउंड 50 LPA 4 के आसपास आप बोल सकते हो. एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री टाइम दैट यू गेट, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि जैसे क्रिटिकल केयर वगैरह में दे रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट यू कि ऑन कॉल रहे एंड ऑल. रूमैट में इट्स मच कूलर, तो वो भी अच्छा प्रो है. कौन की बात करें तो पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, आई मीन रूमैट का पेशेंट को रेस्पॉन्ड करने में, एंड तो वो आपको लग सकता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं आ रहा है. और ये भी है कि कंपेयर टू अ प्रोसीजरल ब्रांच यू वुड नॉट बी अर्निंग. अगर आप सीधी डॉक्टरी कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं करना और मेरे को ज़्यादा बिजनेस नहीं करना, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना, कोई टीचिंग नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, देन यू डेफिनेटली बी अर्निंग मच लेस देन योर पीयर्स हु आर डूइंग प्रोसीजरल ब्रांचेस. पे की बात करते दोबारा से ना. अभी आपने वो इमीडिएटली वाला तो बता दिया, बट 10 years डाउन द लाइन एंड 20 years डाउन द लाइन ये पे नॉर्मली कहाँ तक पहुँच जाती है? 10 years डाउन द लाइन सर, रूमैट में यूजुअली कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि दे शिफ्ट, दे डोंट स्टे इन वन कॉर्पोरेट, दे डू मल्टीपल कॉर्पोरेट्स एंड दे हैव देयर ओन क्लिनिक्स ऑल्सो. तो द पे इज गुड एंड आई एक्सपेक्ट कि और इम्प्रूव करेगा. अगर कोई AI लेवरेज कर रहा है, इट्स गोइंग टू बूम, एंड 10 years में भी यू कैन रीच 8-9. 20 years down the line, if you are a good entrepreneur, there are opportunities to start chains. Like a recently they have Ruma chains have started. तो अगर आप वो रूमेटोलॉजी हॉस्पिटल चेन्स खोल रहे हो मल्टीपल एरियाज में, टायर 2 टाउन्स में, ऐसी चीज़ें अगर कर रहे हो, तो सर स्काई इज द लिमिट. यू कैन ईजिली क्लॉक रेवेन्यूज ऑफ 10-20 CR ईयर. Between a corporate and a government hospital, what is the work-life difference that you're able to see? सर कॉर्पोरेट में अगर आप प्रॉपर कॉर्पोरेट की बात करो, देर इज ऑलवेज अ सर्टन प्रेशर कि आप कि काम कर रहे हो, बट एटलीस्ट 1-2 years बाद वो बोलेंगे कि मतलब आप नहीं आ रहे पेशेंट्स आपके पास. तो देर इज एन इंट्रिंसिक प्रेशर कि आपको पेशेंट लाना है, वेदर इट बी थ्रू सोशल मीडिया, वेदर इट बी थ्रू CMEs, आउटरीच क्लिनिक्स, ये सब आपका काम है. गवर्नमेंट में देर इज वेरी मिनिमल प्रेशर. ऑब्वियसली काम के अंडर प्रेशर रहता ही है, यू हैव टू वर्क वेल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पेशेंट नहीं आ रहा तो इट्स कूल. मतलब लाइक यू कैन रिलैक्स एंड रिसर्च करना है नहीं करना है. आजकल तो ऐसी, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इवन एम्स में मेनी कंसल्टेंट्स डिडंट कम टू आवर क्लासेस टू टेक द नॉर्मल जो 3rd year 4th year में क्लासेस होते थे, बहुत कंसल्टेंट्स नहीं आते थे. तो इट्स काफ़ी लाइट है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज. वेल कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है, यू हैव टू बी प्रॉपरली वर्किंग. आपकी ब्रांच के अंदर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस यू सी ऑफ विच टाइप? मैक्सिमम रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है सर. आर्थराइटिस जनरली, अब वो कभी कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ जाता है, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस होता है,
रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गाउट होता है। फिर हम बात करते हैं CTDs की, तो मोस्ट कॉमन तो SLE है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस, जो सेलिना गोमेज को है, तो समांता रुथ प्रभु को मायोसाइटिस है। ये सारे हमारे अंडर आते हैं। फिर जॉगरेन सिंड्रोम करके है, जहाँ ड्राइनेस बहुत होता है। फिर देर आर वैस्कुलाइटिस ऑल्सो, जो मतलब वन ऑफ द यूज ऑफ दिस टेम्पल जो मशीन था, उसमें एक वैस्कुलाइटिस भी पकड़ने का बेनिफिट बताया गया है। तो ऐसे ये वी सी ऑल दीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इन रोमेटोलॉजी। तो आपका कोई मोस्ट इंटरेस्टिंग केस दैट हैव एवर सीन? Sir, most interesting case would be many cases where cancers initially autoimmune की तरह present करते हैं, वैस्कुलाइटिस हो, SLE हो, एंड वी हमारे वार्ड में एडमिट हो जाते हैं वो, वी ट्रीट एज वैस्कुलाइटिस स्टीरॉइड, आई मीन इनिशियली बिकॉज रिपोर्ट्स आने से पहले वी हैव टू ट्रीट, क्योंकि वो कभी कभी इट इन्वॉल्व्स द आई का आर्टरी, तो इमीडिएटली वी हैव टू ट्रीट इवन बिफोर ऑल द रिपोर्ट्स कम इन, बायोप्सी के पहले ही हमको ट्रीट करना पड़ता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि इट टर्न्स आउट टू एन आइदर इन इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, मतलब ट्यूमर बन गया, उस केस में हम इमीडिएटली ऑन्कोलॉजी शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस आर इंटरेस्टिंग सर। आपको भी ये लगता है कि अगर आपने MD मेडिसिन या DNB मेडिसिन करी होती तो योर ग्रिप ऑन द ब्रांच वुड हैव बीन बेटर देन व्हाट यू हैव टुडे? Not personally, but if it is somebody who is from, is just completing his MBBS, abhi PG rank mila hai, then I would definitely advise him to do a DNB medicine or an MD medicine over a pediatrics, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो दैट इज़ देयर। अभी के टाइम पे सिटिंग हियर आई कैन से कि आई एम एज गुड एज एन MD मेडिसिन और अ DNB मेडिसिन, बट डेफिनेटली आई टू वर्क हार्डर। स्पेशली डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इनका जो ट्रीटमेंट का ग्रिप होता है वो पीडियाट्रिशियन को नहीं आता, क्योंकि एडल्ट वाले तो डे इन डे आउट देखते रहते हैं। सो वो चीज़ें मैं जब देखता था, मैं बैठा रहता था OPD में, मैंने देखा मेरे बगल वाले रेसिडेंट को बहुत अच्छा आता था, मैं उससे भी पूछता था स्टार्टिंग में, फिर मुझे जाके पढ़ना पड़ता था उसको, मुझे लेक्चर्स देखने पड़ते थे, अपडेट देखने पड़ते थे, वो मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा। तो अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए तुमको, तो एंड तुमको एक बहुत स्ट्रीमलाइंड वे में करना है, तो इट्स बेटर टू डू MD और DNB मेडिसिन। आज के करंट सिचुएशन में आपने पूरी दुनिया, आप तो पूरा मेडिकल वर्ल्ड देख चुके हो, यू आर अ यंग गाय, डू यू थिंक डूइंग अ DM or an MCH is a compulsion, or can a general physician or a general surgeon can actually thrive in today's market? सर मेरा ना आंसर लास्ट 1 महीने में ही चेंज हुआ है, क्योंकि पहले मेरे को था कि ज़रूरी तो है बट किया जा सकता है फेलोशिप या ऐसे, मतलब है ना, जनरल मेडिसिन करके भी, और फेलोशिप कर लो एंड देन यू कैन स्टे इन द जोन फॉर 2 years एंड यू कैन रीच अ स्टेट वेयर अ DM इज। बट अभी मैं जाता हूँ टॉकिंग टू कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, दे आर लाइक कि फेलोशिप बंदा 3-4 साल से बैठा हुआ है, दे डोंट ट्रस्ट हिम। वो चाहते हैं नहीं, मतलब DM है तो ऑब्वियसली ही और शी वुड बी अ बेटर चॉइस। तो कॉर्पोरेट्स का अवेयरनेस इज व्हाट मैटर्स। अगर आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस खोल रहे हो, यू कैन माइट एज वेल बी वेरी सक्सेसफुल डूइंग फेलोशिप, बट इनिशियली एवरीबडी वांट्स टू एंटर अ कॉर्पोरेट और अ गवर्नमेंट वेयर द वैल्यू ऑफ अ DM इज देयर। मतलब फेलोशिप करके आप 4 साल भी कर लो, स्टिल कॉर्पोरेट्स आर फेवरिंग अ न्यूली पास्ड आउट DM 4-5 साल फेलो करके भी। That's a very honest answer. मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, लोग डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, बट आपने जेन्युइन आंसर दिया है बिल्कुल। नहीं, मुझे ये अभी पता चला है, मतलब मुझे भी पहले लगता था, और जैसे आपने बोला दूसरों से सुन के ही कि नहीं ज़रूरत है, ठीक है चल रहा है, वो भी कर ले रहे होंगे, आई एग्री दे आर डूइंग वेल, बट अगेन वही डिफरेंशिएटिंग का बात होती है, एंड आई टेल यू वो डिफरेंस कम नहीं है। मतलब आई एम टेलिंग यू, वो पे में हो या प्रायोरिटी में हो, वो डिफरेंस कम नहीं है। Where do you see, आप कहाँ देखते हो रूमेटोलॉजी को आफ्टर 10 years? और रूमेटोलॉजी इज गोइंग टू चेंज सर, रूमेटोलॉजी इज गोइंग टू चेंज बिकॉज जो रिसर्च हो रहा है, मैं आई वुड पुट रूमेटोलॉजी एट द पीक। रिसर्च जो ऑन्कोलॉजी में, येस इट इज़ हैपनिंग, बट द फास्टनेस, क्विकनेस ऑफ द रिसर्च, वेदर इट बी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ में, थेराप्यूटिक मोडालिटीज़ में, रूमेटोलॉजी इज रैपिड पेस पे जा रहा है। एंड बायोलॉजिकल ड्रग्स हो, वो ऐसे इतना तेज़ बदल रहा है गाइडलाइंस की, जब तक वो ड्रग आता है, इंडिया पहुंचता है, तब तक वो सेकेंड चॉइस हो जाता है, इतना तेज़ बढ़ रहा है। एंड the thing is ki understanding the utility of the drug, understanding the nuances of side effects, these are also important, which again the expertise of a rheumatologist come in. So as a branch it is definitely going to expand, and again for rheumatologists I would suggest definitely get into health tech, understand how you can leverage it to understand the patient, to make the experience of the patient visiting you better, and also for their own follow-ups as well.
तो कैसे घुसना चाहिए किसी यंग रूमेटोलॉजिस्ट को हेल्थ टेक के अंदर? सो आई थिंक पहले तो दे हैव टू यूज एआई इन देयर डेली लाइफ. वो चल रहा है टू एन एक्सटेंट, बट फॉर सम रीजन देयर इज ऑलवेज अ बैरियर. उनको लगता है कि नहीं ये इसमें बहुत कम. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. या मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता, अब मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि मुझे कैसे ये यूज़ करना है. पहली बात तो आप गूगल डिलीट कर दो. कर दिया. आप चैट जीपीटी यूज करो. चैट जीपीटी में बोलो कोई भी आपको डाउट है, विकीपीडिया में मत जाओ, चैट जीपीटी. हो सकता है चैट जीपीटी हेलुसिनेट भी करता है, गलत भी बताता है, बट एटलीस्ट यूल स्टार्ट यूजिंग, यूल स्टार्ट गेटिंग एकस्टम्ड. नहीं पसंद आया चैट जीपीटी, जेमिनाई यूज कर लो. नहीं पसंद आया जेमिनाई, कुछ और यूज कर लो. सो ऐसे आप फर्स्ट गेट एकस्टम टू एआई, एम्ब्रेस द रोल ऑफ एआई इन लाइफ विच इज कमिंग अप. अभी मेसी भी बोल रहा था कि मैं अभी यूज नहीं कर रहा, मेरी वाइफ यूज कर रही है, अभी मैं यूज करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है. तो दैट इज हाउ यू विल हैव टू यूज एआई आगे. तो अभी यूज कर लो, गेट इनटू इट. उसके बाद यू स्टार्ट यूजिंग इट इन योर प्रोफेशनल लाइफ. डेली लाइफ में हो गया, प्रोफेशनल लाइफ में मेकिंग स्लाइड्स, आपके पीपीटीज हो गए. समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट इमेजेस और सुंदर बनाओ पीपीटीज को. समटाइम्स डिस्चार्ज समरी बनाने के लिए यूज वॉइस टू टेक्स्ट मॉड्यूलेशन, एआई उसको ठीक कर देगा. ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट इनटू प्रोफेशनल लाइफ. देन थिंक द नेक्स्ट स्टेप कि अभी जो मैं प्रोफेशनली अपना काम कर रहा हूँ, मेरा वर्क फ्लो है, उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. क्या पेशेंट मेरे आने से, मेरे को मिलने से पहले एक एआई बॉट से थोड़ा सा हिस्ट्री दे के थोड़ा समराइज करा सकता हूँ उस हिस्ट्री को, और फिर मैं फाइन ट्यून कर सकता हूँ. क्या मेरे फॉलोअप में मेरा पेशेंट को मैं एआई यूज़ करके फॉलोअप मैसेजेस भेज सकता हूँ, कैसे हो. ये तो सिंपल मैसेज है, हार्मलेस मैसेज. कैसे हो, यू केम टू माई क्लिनिक, आर यू डूइंग फाइन. So this is how the steps first incorporate into daily life, then professional life, and then upskill on that. At least AIMS, I think INI wise, at least there should be improvement in the एम्स में अभी एक खबर आई थी कि एम्स के अंदर स्पेशली INISS के अंदर एम्सोनियंस आर गेटिंग अ प्रेफरेंस. क्या बात सच है? सर INISS के अंदर जो इंटरव्यूज होते हैं, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. जो अगेन आई वुड बी ऑनेस्ट विथ यू, कुछ डिपार्टमेंट्स में डेफिनेटली होता है. एंड ऑल्दो वो कितना भी दिखा ले, द न्यूज़ जो आया था इट वाज अबाउट अ फेलोशिप प्रोग्राम. फेलोशिप में क्या हुआ था कि 40 मार्क्स का आप इंटरव्यू रख रहे हो. मतलब 100 मार्क्स में आप 40 मार्क्स इंटरव्यू कौन रखता है. मतलब वहीं पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि वो अपने बंदों को दे आर ट्राइंग टू यूज दैट. और ऊपर से आप इतना डिफरेंस, द इंसिडेंट दैट हैपेंड, उसमें क्या हुआ था कि थियरी में अ पर्सन हैड 10 मार्क्स अहेड ऑफ द सेकंड, बट सेकंड वाज एन इंटरनल कैंडिडेट एंड उसको 10 से भी ज्यादा आगे दे दिया, वो भी एक इंटरव्यू में, विच इज वेरी सब्जेक्टिव. These things happen, and not just in fellowship, these things happen in INISS as well. And yeah, I mean, अगर देखो, आई एग्री कि अगर कोई बंदा उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, यू ट्रस्ट हिम, यू गिव हिम अ लेवरेज कि इस बंदे को यहाँ के वर्किंग एटमॉस्फेयर पता है, मेरे को वो बंदा पता है कि वो अच्छा सिंसियर बंदा है, तो तुम 5 मार्क्स रखो ना उसके लिए. स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को मिलता है जैसे, उसको ऐसे रखो 5 मार्क्स INISS में, कि इंटरनल कैंडिडेट्स को 5 में 4 मिल जाएंगे, बाकी को कम मिलेंगे. ट्रांसपेरेंसी रखो. क्यों ओपेक रखना है, क्यों ऑब्जेक्टिव नहीं होना है. बट नहीं, वो 20 मार्क के अंदर वो कुछ करना है. सारे डिपार्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, बट यस, कुछ आर डूइंग इट. So Dr. Vishnu, last question है आपके लिए. In the next 10 years, which 5 branches, any branch of any super specialty branch of any specialist branch, आप top 5 कौन सी ब्रांच चूज करोगे which will boom in the next 10 years? टॉप पे होगा सर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, क्योंकि ये दिस इज वन ब्रांच जो एट वन एंड वी आर लुकिंग एट एआई इम्पैक्टिंग, एट द सेम टाइम दिस कैन लेवरेज एआई, लुक की कहाँ पे करना है, और वहाँ पे इंटरवेंशन चल रहा है विच इज नॉट रिप्लेसेबल. सेकेंडली आई वुड से कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी. ये भी एक टेक बेस्ड वो है जहाँ पे आप पैथोलॉजी को यू कैन मेक क्विकर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स यूजिंग दीज टेक. फिर नेक्स्ट है, देर आर ब्रांचेस लाइक डर्मेटो सर्जरी विच इज गोइंग टू कम अप इन अ बिग वे. हम देख रहे हैं सोशल मीडिया कैसे बढ़ रहा है, एस्थेटिक्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट. तो डर्मेटो सर्जरी इज अ बिग ब्रांच दैट इज गोइंग टू कम अबाउट. I think as a rheumatologist, not just because of the bias, but because of certain AI-based ideas that I have, rheumatology is going to, autoimmune care, I would call it, is going to come up in a big way. Then I think, sir, some surgical branches which will always be there. Surgical gastroenterology, neurosurgery, these are always going to do very well, because जो बाकी चीज़ें मैंने बताई थोड़े variables है, उसमें चल भी सकते हैं, नहीं भी, but ये चीज़ें तो चलेंगी. Dr. Vishnu, now we come to the rapid fire round. Simple 2 rules. You have to be super spontaneous and super truthful. Ready, sir? Sure. Comfort food after 36-hour shift.
आई वुड से पानी पूरी, मतलब हैदराबाद में पानी पूरी बोलते हैं, गोलगप्पे. बट डोंट ट्राई दिस ऑन द स्ट्रीट्स, ट्राई दिस एट होम. Daily habit that keeps you grounded. अगर यूजिंग सोशल मीडिया, ये थोड़ा वियर्ड हो सकता है, बट मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ, आई सी पीपल शोकेसिंग देयर एफर्ट्स, शोकेसिंग देयर रिजल्ट्स, स्पेशली लिंक्डइन पे. दैट इंस्पायर्स मी अलॉट. Biggest personal risk you have ever taken? None, sir. I have not taken, but I'm going to take a lot in the next 5-10 years. क्या सोचा है? What's your biggest risk that you are going to take? I think I'm going to enter technological usage in healthcare in a big way, and that is something that I will take a big punt on. Definition of success in one line. Success, I think creating generational impact on the world while staying happy. Both of these, if you're going to do, that is success. One thing that keeps you sane amid chaos. My family, sir. I think मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत सपोर्ट देते हैं. मतलब मैं ऐसे पीछे गिर जाऊँ तो पीछे से आके पकड़ लेंगे मुझे. ऐसे सपोर्ट मिलता है. माई वाइफ एंड माई पेरेंट्स बोथ. तो इट्स फैमिली. And this is going to be my favorite. Your favorite AI tool. नाउ जेमिनाई. Gemini. क्या बेटर लगा with ChatGPT? जेमिनाई का जो वीडियो जनरेटिंग है, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज यूजिंग दैट वीडियो जनरेशन. मतलब आपके मैं अगर 5-6 पिक्चर्स दे दूं एंड आई टेल इट कि मेक नचिकेत सर डू अ पॉडकास्ट, और हम दोनों के मैं दे दूं एंड आई से कि लेट्स क्रिएट अ रैपिड फायर विथ मी आस्किंग नचिकेत सर रैपिड फायर क्वेश्चंस, तो वो बना के दे रहा है. एंड विथ वेरी गुड लिप सिंकिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा ये AI है. एंड इट इज सो गुड. आप आई कैन शो यू सर्टन थिंग्स आफ्टर द पॉडकास्ट, एंड देयर आर सम ग्रेट आइडियाज एज वेल. करके डालेंगे एक बार ना इसको. 100%. मतलब आप शॉक हो जाओगे कि आप मानोगे ही नहीं. ये obviously you see a lot of pictures, but videos are something that Gemini is doing very well. Thank you so much, Dr. Vishnu. You have been a great guest. बहुत ही honest answers दिए आपने, and I really appreciate that. Thank you so much. And thank you so much everyone for watching today's show. I believe rheumatology and AIMS PGI JIPMER एकदम बॉस ने बिल्कुल डाइसेक्ट कर दिया हमारे लिए, बिल्कुल ऑनेस्टी से, ट्रूथफुल एंड अ वेरी जेन्युइन स्टेटमेंट. आई बिलीव यू आर गोइंग टू लव दिस पॉडकास्ट. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो सोच रहे हैं कि PGI आसान है, जिपमर आसान है. बहुत टॉक्सिसिटी है और मिलकर ही हम इस टॉक्सिसिटी को कम कर पाएंगे. लेट्स एजुकेट एवरीवन. You take one good step, it passes on as a legacy. Thank you so much, and as always, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.